हेलो एवरीवन। आज हम लोग अनुच्छेद 29 शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का और यहाँ से आगे चलेंगे। मौलिक अधिकार चल रहे हैं हम लोगों के। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। किस तरह से संरक्षण होगा अल्पसंख्यक वर्गों का, ये बताएगा अनुच्छेद 29, जिसमें से पहला उप अनुच्छेद हम देखें क्या कहता है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक। दूसरी बात क्या कही गई है अनुच्छेद 29 में? दूसरी अनुच्छेद क्या कह रहा है अनुच्छेद 29 का? राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी नागरिक जो भारत में रह रहा है, उसकी विशेष भाषा है, तो वो क्या करेगा, या राज्य द्वारा जो पोषित संस्थाएं हैं या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं, उनमें प्रवेश करने के लिए कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर वंचित नहीं होगा कि वो किसी विशेष धर्म का है, जाति का है या कोई उसका विशेष लिंग है। अनुच्छेद 30 देखें क्या कहता है अनुच्छेद 30? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें पहला पॉइंट देखें, पहला उपअनुच्छेद है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था या शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, धर्म है, तो वो अपने धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन करने का अधिकार रखता है, मौलिक अधिकार रखता है। उपअनुच्छेद 2 देखें, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक। राज्य को विभेद नहीं करना है किसी भी विशेष संस्था के विषय में जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए है। कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य, चाहे वो कोई भी शिक्षण संस्था हो, चाहे अल्पसंख्यक की हो चाहे बहुसंख्यक की हो, कहीं पर भी राज्य को विभेद करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद एक अनुच्छेद 31 खा है 31B। ये एग्जैक्टली नवीं अनुसूची को, जो 9वीं अनुसूची है हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उसको रिप्रेजेंट करता है 31 खा। अगर आपसे 9वीं अनुसूची की व्याख्या पूछी जाए तो भी आप 31 खा लिखेंगे। कंप्लीट मैटर हमने यहाँ पर बताया है, ये समझ लें ध्यान से। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। क्या है इसका मतलब? नवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वो अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है, और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उससे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम, अगले पेज पे लिखा है, विधानमंडल की अधिकारिता के अधीन होगा। इस पूरे का मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं। हालांकि आपको शब्द यही यूज करना है जो हमने किए हैं, शब्द आप नहीं परिवर्तित करेंगे, मगर हम इसको इजी वे में आपको समझा दे रहे हैं। इसमें यह कहा गया है 31 खा में या 9वीं अनुसूची में कि इसमें बहुत सारे नियम और विनियम है, नियम है, अधिनियम है, बहुत सारे अधिनियमों को इंक्लूड करती है 9वीं अनुसूची, बहुत सारे नियमों को समाहित करती है, इंक्लूड करती है। तो उन नियमों विनियमों के आधार पर अगर किसी न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है और वो निर्णय हो सकता है कि इस मौलिक अधिकार के अगेंस्ट हो, विपरीत हो, प्रतिकूल हो,
या किसी मौलिक अधिकार को कम करता हो या छीनता हो, ऐसा कोई आदेश हो सकता है न्यायालय का। और अगर ऐसा कोई आदेश दिया गया है न्यायालय द्वारा जो इस जो आपका मौलिक अधिकार का भाग है इसके अगेंस्ट है, इसके प्रतिकूल है या इसको छीन रहा है, तब भी वो न्यायालय का निर्णय विधिपूर्ण माना जाएगा। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई अधिक जो आदेश दिया गया है न्यायालय का मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, छीन रहा है या कम कर रहा है, तो उस पे उस राज्य के विधानमंडल को ये अधिकार है कि उस नियम का, विनियम का वो उसे संशोधित करे या उसको निरसित कर दे। निरसित कर देगा तो अपने आप ही नियम जो आदेश है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या उसमें संशोधन कर देगा तो भी न्यायालय का निर्णय जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये शक्ति है विधानमंडल को, जो कि अगले पेज पे लिखा हुआ है। और अगर विधानमंडल कोई संशोधन नहीं कर रहा है तो जो भी आदेश दिया गया है वो वैध है, किसी भी हालत में शून्य ना ही माना जाएगा ना ही शून्य होगा, वो निर्णय वैध होगा, भले ही मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल हो। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 21 खा में या 9वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, इस पे आगे केस लॉ भी हम आपको एक बता रहे हैं। इसका बचा हुआ भाग है, देखिए पिछले पेज से बचा हुआ है थोड़ा सा, 31 खा का विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। पूरी बात हमने पहले ही समझा दी है कि विधानमंडल को शक्ति है कि अगर वो चाहे तो आदेश से संबंधित जो नियम विनियम है उसमें संशोधन कर सकता है या उसे निरसित कर सकता है। ये शक्ति सिर्फ विधानमंडल को है। इसमें निर्णय दिया गया वामन राव बनाम भारत संघ। इस निर्णय में बताया है, आप चाहें तो इसी पूरे जो नियम जो बताई गई है पूरी बात उसको लिख दें, वरना कम समय है तो सिर्फ इतना लिख दें कि अगर कोई निर्णय न्यायालय का है जो कि मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है या अल्पीकरण कर रहा है मौलिक अधिकारों का, तब भी वो वैध है। इतनी बात लिखना है आपको वामन राव बनाम भारत संघ में। फिर इसके बाद आ जाइए, ये मौलिक अधिकार का आखिरी टॉपिक है हम लोगों का, अनुच्छेद 32। क्या कहता है अनुच्छेद 32? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। जो मौलिक अधिकार आपको मिले हैं संविधान से उनको परिवर्तित कराने के लिए आपके पास क्या क्या उपचार हैं, ये बताई गई है बात अनुच्छेद 32 में। इसका उप अनुच्छेद 1 देखें, पहले शब्द यही लिखना है आपको, देखें। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। क्या कह रहा है? जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं उनकी कोई भी कार्रवाई हो, कहीं पर भी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में समावेदन करें, आवेदन करें। और इस बात की पूरी गारंटी कौन ले रहा है? ये ले रहा है सुप्रीम कोर्ट। दूसरे उपनुच्छेद में बता दी गई बात, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत, अब रिट कितनी है? 5 तरह की रिट है, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है, जो भी हो समुचित रूप से या समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। कहने का मतलब है इस भाग में जो भी अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है या रिट निकाली गई है, उस पूरी कार्रवाई के का मूल्यांकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तीसरे पॉइंट में क्या बता दिया गया? उपनुच्छेद 3 कहता है उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किसी या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा। ये कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो चाहे तो खंड 1
और खंड 2 के अधीन जो शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो शक्तियां जो खंड 2 में सुप्रीम कोर्ट यूज कर रहा है, मतलब निर्देश देने का, आदेश देने का, आदेश का या रिट के मूल्यांकन का, वो चाहे संसद किसी भी न्यायालय को, जो जो न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम है, उस स्थानीय न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट की वो शक्तियां संसद प्रदान कर सकती है। चौथा और आखिरी बात देखें हम, पॉइंट क्या कह रहा है। इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किए जाएंगे। अभी हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे कि कब मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, आप जानते भी होंगे। तो 358 359 में बताया गया है। तो उस विशेष परिस्थिति के अलावा जिनमें मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, और किसी भी अवस्था में मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। इस मामले में एक निर्णय दिया गया, बहुत लेटेस्ट निर्णय है ये, 2022 का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। झारखंड बनाम शिव शंकर शर्मा और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा क्या गया है, लिखना क्या है, पहले ये समझ लें आप। कोई भी जनहितवाद इस न्यायालय के द्वारा उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल, ये 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। 2010 के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों तदनुसार उच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई नियमावली के अधीन ही सुना जाएगा, अन्यथा नहीं। इसमें मतलब निष्कर्ष यह है, जो मामला, जो जनहितवाद है, जो जनहित याचिका है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या जिस कोर्ट को ये जनहित याचिका सुनने का अधिकार है, वो जो आपको केस दे दिया गया बलवंत सिंह चौफाल का, उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल का, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर आप क्या करेंगे, जनहित याचिका को सुनेंगे, जनहितवाद को सुनेंगे और उसका निस्तारण करेंगे उन दिशा निर्देशित पॉइंट से या बिंदुओं से, अन्यथा आप क्या करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर इसके अलावा आप कर रहे हैं, जैसे झारखंड उच्च न्यायालय, इस केस में हुआ क्या था, झारखंड उच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए थे बलवंत सिंह उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल के केस में, उनसे हट के काम किया था किसने, झारखंड उच्च न्यायालय ने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा के केस में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को क्या किया, निरस्त कर दिया। और जो अपीलार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसने कहा था कि साहब इन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया था, उसकी अपील को अनुज्ञात कर लिया गया, मान लिया गया। संक्षेप में आप सिर्फ 2 लाइन ये लिखिएगा इस केस में, झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और अन्य 2022 में, कि जो ये हमने लिखाया मैटर, कि इस मैटर में जो उत्तराखंड का केस है, इससे संबंधित जो दिशा निर्देश पॉइंट दिए गए हैं, उन्हीं बिंदुओं पर आप जनहितवाद को सुनेंगे, अन्यथा नहीं। अगर इन बिंदुओं की अवहेलना की गई है तो वो विधि विरुद्ध माना जाएगा। आगे चले हम लोग। संविधान के भाग 3 में जो थे आपके मौलिक अधिकार थे, जो आपने पढ़ लिए। अब आप मौलिक अधिकार के बाद क्या होता है, आप आ जाते हैं जो भाग 4 है, उसमें बताए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कभी कभार बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजनीति निर्देशक तथ्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो कई एक आर्टिकल इसमें आपको लिखना होते हैं। जो मेन आर्टिकल, जितने भी जो अनुच्छेद मेन है, उन सबको हमने पढ़ा दिया है। अगर विस्तृत क्वेश्चन आता है तो सबका आप 2-2 4-4 लाइनें उसमें लिख दें, वरना हर इंडिविजुअल अनुच्छेद से प्रश्न आता है, तो हमने इस तरह से पढ़ा दिया है कि जिस तरह का भी प्रश्न आएगा आप हैंडल कर पाएंगे। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता।
देखें, पहले मैटर देखें क्या लिखेंगे आप। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वो विशिष्टता ये सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी भी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अधिकार अवसर से वंचित ना रह जाए। फिर बात बताई गई, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। मतलब ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई भी आदमी किन्हीं अभावों के कारण, किन्हीं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के कारण न्याय से वंचित ना रह जाए, या किसी निरुयोग्यता के चलते कोई भी नागरिक न्याय से वंचित ना रह जाए, चाहे भले ही वो पैसे से असमर्थ हो या कोई भी हो। तो राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो हर व्यक्ति तक विधि की सहायता पहुंचाए। इसी में आगे बात कह दी गई कि इसके एडिशन में, इसके आगे, कि वो राज्य ये भी व्यवस्था करेगा कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ हैं उनको निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। ये कहता है 39 का, अनुच्छेद नंबर 39 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें निर्णय एक दिया गया, अनोखी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2019 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसलिए हो गई इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट केस इसलिए हो गया। इसमें हुआ क्या था, इसको पहले समझ लें कि हुआ है, पहले समरी समझ लें कि आप लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बहुत बड़ा आदेश है ये। आप क्या करेंगे, बहुत बड़ा निर्णय है, इसको आपको चंद लाइनों में ही लिखना होता है, बहुत कम समय होता है आपके पास। इसको हमने जो लिखा है आप यही शब्द याद करें। देखिए, शीघ्र निस्तारण, शीघ्र निस्तारण को ब्रैकेट में हम हमने लिख दिया है 13 दिन के भीतर विचारण पूर्ण करके फांसी की सजा सुना देना। शीघ्र निस्तारण की वेदी पर न्याय के कारण को बलिदान करने या सहन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी को दिया गया मृत्युदंड निरस्त। न्याय मित्र को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए मामले पर पुनः विचार करने का निर्देश। हुआ क्या, भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 363, 364 और 302 के अंतर्गत मुकदमा दाखिल किया गया था, मुकदमा हुआ था। इसमें व्यक्ति को, जो बेचारा अभियुक्त था, हालांकि शीघ्र निस्तारण का मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, मगर इतनी शीघ्र कि 13 दिन के अंतर्गत अंदर अंदर न्यायालय ने क्या किया, पूरा विचारण कंप्लीट कर दिया और फांसी की सजा दे दी उस अभियुक्त को जिस पर संदेह था कि इसने 300 किसी महिला विशेष के प्रति बलात्संग और उसकी अपहरण करके बलात्संग किया और बलात्संग करने के बाद उसकी मृत्यु कारित कर दी। तो न्यायालय ने जो था 13 दिन के अंदर फांसी की सजा दे दी। अपीलार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 13 दिन के अंदर अगर आप विचारण कंप्लीट कर रहे हैं तो इसमें प्रतिरक्षा का समय मिलेगा नहीं प्रतिरक्षी को, अभियुक्त को, और इस तरह से इतना मतलब शीघ्र विचारण तो किया जाना चाहिए, मगर इतना अतिशीघ्र, इतनी तेजी से जिससे प्रतिरक्षा का अधिकारी खो दे आदमी। इसका मतलब क्या होगा, अभियुक्त को अगर प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए जो दिया गया निर्णय था, मृत्युदंड का निर्णय जो दिया गया था इससे पहले वाले कोर्ट द्वारा, वो उस निर्णय को निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि न्यायमित्र को पर्याप्त समय दिया जाए अपनी प्रतिरक्षा करने का और पुनः विचार करने का निर्देश दिया। ध्यान रखिएगा, इस केस लॉ को, बहुत लीडिंग केस है। फिर अनुच्छेद 41 आ जाइए। इनमें आपको 2-2, 4-4 लाइनें याद रखना है। अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देख लें क्या लिखना है। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता
तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। कहने का मतलब है राज्य इस तरह के लोगों को जो निःशक्त हैं या जो बीमारी के कारण या बुढ़ापे के कारण कोई काम करने में असमर्थ है, उनको क्या करेगा, आर्थिक सहायता देगा, आर्थिक सहायता देने का प्रबंध करेगा। उसके अलावा व्यक्ति को काम दिलाने का और इन सब से मतलब काम या शिक्षा इन सब पाने के लिए राज्य ऐसे काम करेगा कि सब आदमी को शिक्षा मिल सके, काम मिल सके। इस तरह के कार्यों का दायित्व जो है राज्य पर है। फिर देखें अनुच्छेद 42 क्या कहता है। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको लिखना है अनुच्छेद नंबर 42। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित का मतलब है मानव के हिसाब से जो उचित हो, मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए विशेष उपबंध करेगा। देखिए जितने भी आपके ये भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये न्यायालय में इन्फोर्सबल नहीं है, इनका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता, मगर ये राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको खूब पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब हम लोग अगले पेज पे चले। अनुच्छेद 44 बहुत इम्पोर्टेंट है, देखें। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इस टाइम जो आपकी केंद्र सरकार है बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दे रही है एक समान सिविल संहिता पर। क्या कहती है एक समान सिविल संहिता का मतलब क्या है, देख लें। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब यह है एक समान सिविल संहिता होगी राज्य में तो सारे नागरिकों को एक जैसा बर्ताव मिलेगा, एक जैसे ट्रीट होंगे, और राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि पूरे राज्य में, पूरे भारत राज्य क्षेत्र में एक समान सिविल संहिता लगाई जाए। ये कहता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 क्या कहता है। प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, क्या देखरेख आगे बताई गई है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। 2 लाइनें इसमें आपको इस तरह से लिखनी है अनुच्छेद 45 में। राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर लें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। कहने का मतलब हुआ राज्य के ऊपर ये दायित्व है, राज्य को चाहिए कि वो बच्चों की देखरेख, जो शैशवावस्था कहते हैं 6 साल तक की जो उम्र होती है उसको कहते हैं शैशवावस्था। 6 साल तक के जब तक बच्चे पूरी ना उम्र ना कर लें तब तक राज्य को चाहिए कि उनकी प्रॉपर देखरेख करे, देख रेख करने का प्रयास करे। फिर आ जाइए आप अनुच्छेद 46 पर, 46। ये क्या कहता है। इस अनुच्छेद में बताया गया है 46 में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। क्या दायित्व है राज्य पर, देखें। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। कहने का मतलब है राज्य के ऊपर दायित्व बनता है कि वो जो पिछड़े लोग हैं, खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको शिक्षा दिलाने का काम करे, अर्थ संबंधी उनकी मदद करे, जो भी आर्थिक मदद हो सकती वो करे,
और हर ऐसा काम करे जिससे उनका जो समाज में शोषण रोका जा सके, उनकी उपेक्षा ना हो। हर ऐसा काम करने का दायित्व राज्य पर है। फिर आ जाइए अनुच्छेद 48 का। ये क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। क्या करना है इसमें? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक। राज्य क्या काम करेगा, किस बात पे प्रयास करेगा? कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। ये प्रयास करेगा राज्य। ये बताई गई अनुच्छेद 48 का में बात। फिर आ जाइए आखिरी अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का। हम लोगों का आज इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है अनुच्छेद 50। क्या कहता है अनुच्छेद 50? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। बहुत आता है ये पॉइंट कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, या व्याख्या करिए, ये तमाम बातें। तो 2 लाइनें हैं मगर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। क्या लिखना है देखिए, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य हमेशा ये करेगा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से मिलन ना हो पाए। दोनों पालिकाएं जो है अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, कोई रुकावट ना डालें, हिंड्रेंस ना डालें। ये हम लोगों के टॉपिक 3 भाग हो चुके हैं। पहला भाग था जनरल से संबंधित था, फिर दूसरे भाग में नागरिकता था, तीसरे में मौलिक अधिकार थे, फिर चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। अब हम लोग इसके बाद मौलिक कर्तव्य, जो 4 काम बताए गए हैं मौलिक कर्तव्य, हम आपको पढ़ाएंगे। मौलिक कर्तव्य भी पूछे जाते हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं वो हम आपको अगले टर्न पर पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वो आज करा देंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब देखिए टाइम आपका एग्ज़ाम के मुश्किल से 50 दिन बचे हैं, बहुत करीब आ चुका है आपका जो मेंस है। इसीलिए हमने क्या किया, अपना व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट कर दिया है। नंबर लिखा हुआ है सामने 9450770672। इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए। जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो हम दूर कर देंगे, जो भी आपकी उत्सुकताएं हैं या जो एग्ज़ाम का प्रेशर है उसको मिनिमाइज़ कर देंगे, कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, या जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो आपको बताएंगे। और इसकी हमने एक नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है। हालांकि ये फ़ीस उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिलेक्शन ले लेते हैं रिफंडेबल है, ये वापस कर देंगे हम। आप सिलेक्शन ले लीजिए, पैसा भी वापस ले जाइए, पैसे का कोई मैटर नहीं है। बेहतर यही होगा आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आपकी पढ़ाई में और ज़्यादा सुधार हो सकेगा। और अगर नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हमारा चैनल आप डायरेक्ट डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। यूट्यूब पे डायरेक्ट डालेंगे आप हमको पा जाएंगे। और अपने सारे साथियों को ये मैटर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। हर वीडियो के साथ हमने PDF अटैच किया हुआ है, यही हैंड रिटेन नोट्स जो हमने PDF में दिए हैं। जब आप वीडियो चलाते हैं तो मोर लिख के आता है, मोर को टच कर दीजिएगा, आप PDF पे पहुंच जाएंगे। PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, PDF डाउनलोड करने के बाद PDF को अपने हाथ में रखिए, फिर वीडियो देखिए। शब्द टिपिकल है, हमने कहा है, बार बार कह रहे हैं, हर वीडियो में हमने शब्दों को इस तरह से लिखा है कि आप उसमें तोड़ मोड़ ना करें, क्योंकि जब आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं तो आप आंसर को गलत कर रहे होते हैं। जैसे ही अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कहीं ना कहीं आप आंसर से भटक जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि पहले मैटर को समझ लीजिए, फिर वीडियो आप फ्रीक्वेंटली चलने दीजिए, लगातार चलने दीजिए। जब 10-20 बार आपके कानों से वो बात गुजरेगी तो आपको वो याद हो जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में आपको स्ट्राइक करेगा। वरना आप बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। इस मैटर को आप सबको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का हम लोग अगले टर्न पर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।